अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 18 करेंगे और ये जो हमारा चैप्टर था वेरिएशन ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज 18 में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं जो कि गलत है, जिसके आंसर सही नहीं है। तो वो आंसर भी मैं सही करा दूँगा और उसको वेरीफाई भी करा दूँगा ताकि आपको पता हो कि अगर ये सही हम लगा रहे हैं, क्योंकि बुक में उसका आंसर कुछ होगा, आप उसका आंसर अलग लगाएंगे, तो आपको पता हो कि इसका आंसर सही है तो किस तरह से है। तो चले आ जाए, एक तरफ जो है इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, दूसरी तरफ जो है वो उसके आंसर शेयर कर दूंगा। तो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं ताकि एक तरफ हमारे सोल्यूशंस आ जाए, दूसरी तरफ जो है वो हमारे आंसर्स आ जाए। अच्छा, तो देखिए सबसे पहला हमें क्या कहा जाता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। यानी बेसिकली ये आपके पास MCQs ही हैं, ठीक है, MCQs है, टोटल 15 हैं ये। तो सबसे पहले MCQs में कहते हैं इन अ प्रोपोर्शन PQRS P इज कॉल्ड। यानी आपके पास एक प्रोपोर्शन है इस तरह से P Q और R S, ठीक है। तो इसमें P क्या है आपके पास, तो याद रखिएगा इसके अंदर P जो है वो आपके पास है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FIRST, फर्स्ट PRO प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सही जो है वो D है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास P जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। अच्छा, उसी के साथ Q जो है वो सेकंड प्रोपोर्शनल है, R जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है और S जो है हमारे पास वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। चले अब आ जाए दूसरे पार्ट पे आ जाता है। दूसरे पार्ट में कहा जाता है कि इन अ रेशो LM, मतलब आपके पास रेशो दिया हुआ है इस तरह से L और M का। तो L क्या है और ये आपने बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लीजिए LM। तो L जो है वो आपके पास क्या होता है, L जो है वो आपके पास होता है, L आपके पास होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये असल चीज़ जो है ना इसके अंदर हमारे पास यही है कि हमें ये याद रखना है कि क्या चीज़ हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है और कौन सी चीज़ जो है तो यहाँ पर देख लें कि L जो है वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट नहीं है, L जो है हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमेशा यही तरतीब रहेगी। ये हमारे पास है एंटीसीडेंट, ठीक है। और M जो है हमारे पास वो है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये हमारे पास इसकी तरतीब है। तो L जो है वो आपके पास है एंटीसीडेंट और M जो है वो आपके पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या जवाब देना होगा इसका, हमारे पास L जो है वो हमारे पास क्या है, L जो है हमारे पास वो है एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये हमारा इसका B सही जवाब होगा। तो इसको लिख भी देते हैं, स्पेलिंग ये लिखी हुई इसकी, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसकी स्पेलिंग भी यहाँ मेंशन कर दी है। तो इसका सही जवाब आ रहा है हमारे पास B, ठीक है। B इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अच्छा, तीसरा MCQs देख लेते हैं। तीसरे MCQs में हमें क्या कहा जा रहा है, तो तीसरे MCQs में हमें कहते हैं, थोड़ा सा इसका फोकस कर देता हूँ। अच्छा, तीसरे MCQs भी इसी से रिलेटेड है। इन अ रेशो UV, मतलब ये U आपके पास एक U है, आपके पास एक U है और V है। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो V क्या होगा, तो अभी हमने V पढ़ा कि V हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट और L जो है हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं, एंटीसीडेंट है। तो ये हमारे पास V क्या हुआ, V हमारे पास जो है वो कॉन्सिक्वेंट हो गया, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं। अच्छा, बुक में यहाँ पर जो है ना इसे भी एंटीसीडेंट कह दिया गया है। आप अगर चेक करेंगे तो बुक में इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही आ रहा है वो, इसको मैं भी प्रूफ भी करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये भी हमारे पास B है, ठीक है। थोड़ा सा ये अंदर चला गया ये चीज़, मैं इसको थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास B है। थोड़ा सा मैंने बेहतर करके लिखा है, शायद अच्छी तरीके से समझ ना आ रहा है, इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी और बेहतर कर देता हूँ ताकि ये जो है समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट, QUENT, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये आपके पास है D है ये आपके पास। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पर इसको प्रूफ कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसको प्रूफ हम नेट के थ्रू ही करेंगे क्योंकि नेट पे ही ये हमें दिया हुआ होगा। तो ये देखें यहाँ पर, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं,
ठीक है, मैं इसकी लाइट जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ, आपको फिर आसानी से नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ए आपको क्या दिया हुआ है, एंटीसीडेंट दिया हुआ है, और बी आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है। तो ये इसकी तरतीब है। ठीक है, ये इसकी तरतीब है। तो हमने ये बात प्रूव कर ली। अच्छा, पीछे आप बुक में देखेंगे ना, बुक में यही चीज़ आपको वो कह रहा है कि इसको भी जो है ना वो एंटीसीडेंट ही कहा जा रहा है। तो ये एंटीसीडेंट नहीं है। ठीक है, ये एंटीसीडेंट नहीं है, ये है कॉन्सिक्वेंट। तो बस इसको जो है वो देख लीजिएगा, बाकी तो हमारे पास वही है जो दिया हुआ था। बाकी तरतीब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सही है हमारे पास। तो इसका आपको जवाब दिया हुआ था तीसरे का ए, जबकि तीसरे का आपके पास आएगा बी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एल को भी जो है वो एंटीसीडेंट कहते हैं और एम को भी एंटीसीडेंट कहते हैं, नहीं, एक को एंटीसीडेंट कहेंगे, दूसरे को नहीं, और डिनोमिनेटर में जो है उसे कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। अच्छा, अब 4 पर आ जाते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी लाइन बेहतर बना देता हूँ, क्योंकि हमें जो है ना सॉल्व से ज़्यादा जो है ना आंसर लिखने में बेहतरी चाहिए। तो इसको रिमूव करके सही कर देता हूँ। चलें, तो अब ये जो है स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो चौथे में कहते हैं कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, देन बी इज कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। ये आपने बताना है इसमें कि ए और बी और सी जो है ये आपके पास एक कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है। तो इसका जो जवाब है वो है हमारे पास मीन। तो मीन प्रोपोर्शन आएगा इसका जवाब। इसका मीन प्रोपोर्शन लिख लीजिएगा, MEAN, मीन, PRO, प्रो। जगह जो है ना यहाँ काफ़ी कम है। मीन प्रोपोर्शन यानी इसका भी जवाब आपके पास बी आ गया। अच्छा, अब यहाँ 5 को देखते हैं। 5 पे कहा जाता है कि द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज। अच्छा भाई देखो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान मीन प्रोपोर्शन देखना है आपने, तो सिंपल पहले ए स्क्वायर कर दो और बी स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ए और बी आपके पास जो है वो सिर्फ बच गया। तो ए और बी बच रहा है आपके पास, तो ए और बी इसका जवाब आ रहा है जो कि है आपके पास बी। ठीक है, बी, इसका भी बी जवाब है, चारों का ही बी जवाब आ रहा है, मतलब दूसरे से लेके 5वें तक सबका ही बी जवाब आ रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मैंने सॉल्व करा दिया है। अच्छा, अब अगले में देखो क्या कहते हैं। अगला जो है आपके पास 6 है। अब मैं रिव्यू एक्सरसाइज भी आपको साथ ही करा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे सॉल्व करने में आपको। अच्छा, वो कहते हैं कि इफ़ x + 5 रेशो x + 7 इक्वल टू 5 रेशो 7 देन x इज इक्वल टू। तो भाई यहाँ पर आपने बस वही लगाना है, a और d का प्रोडक्ट बराबर होता है b और c के प्रोडक्ट के। इसे बोलते हैं आप एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, इसे बोलते हैं आप मीन प्रोपोर्शन। तो एक्सट्रीम प्रोपोर्शन यानी a क्या दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है, c क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास a, ये हो गया आपके पास b, और ये जो इक्वल लगा देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इक्वल दिया हुआ है पहले से उन्होंने। ये हो गया c और ये हो गया d। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। इसकी बहुत एक्सरसाइजेस हम पहले ही कर चुके हैं, तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बस। 7x + 5 × 7 इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास इक्वल आ गया। उसके बाद आ गया आपके पास x + 7 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 7x और ये हो गया आपके पास 35। ठीक है, 5 को बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 7 से, तो आपके पास 35 ही इसका आंसर आ रहा होगा। मतलब 35 ये जो है वो प्लस होकर मल्टीप्लाई होकर आपको दे रहा होगा। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर इधर भी यही काम होगा, 5x + 35। ठीक है, अब देखें इस सबको उस तरफ ले जाते हैं। 7x + 35 - 5x - 35 इक्वल टू 0। देखो मैथ में आप ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वल टू की दोनों तरफ अगर सेम चीज़ है और सेम साइन है तो काट दो। मतलब अगर यहाँ भी सेम साइन है और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी सेम साइन है तो दोनों कट जाएंगे। लेकिन अगर सेम साइन नहीं है तो नहीं कटेंगे, और इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ तो फिर अपोजिट साइन होना चाहिए काटने के लिए, जैसा कि सिंपल आपको पता है। तो माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 7x और ये हो गया -5, तो आपके पास कितना आ गया, x
2 हो गया और 0। तो ये यहाँ हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई, नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये x इक्वल टू 0 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ इन्होंने 0 लिख के दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख लेना पूरा करके चाहो तो। अच्छा, अब आ जाओ 7 पर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा भाई, 7 में कहते हैं कि 1, 9, x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x। अच्छा, वही काम करना है जो पीछे अभी किया, कोई नया काम नहीं करना, कोई नई चीज़ दोहरानी नहीं है। कहते हैं कि 1, अच्छा इसको पहले प्रोपोर्शन की फॉर्म में करके लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल की। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ये सेकंड प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपके पास जो है वो एक जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, यानी सी, और 45 आ गया। ठीक है, अब आप इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, बस ये काम कर दो, इतना सा काम ही तो करना है। ठीक है, तो फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया। अब आपको पता है ए और डी का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है बी और सी के प्रोडक्ट के। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है आपको, 45 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू आपने बस सिंपल फाइंड करनी है, और बी क्या दिया हुआ है आपको, 9 दिया हुआ है, और सी आपको इन्होंने एक्स दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 45 ही आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 9x हो गया। x को पहले लिख रहा हूँ और 45 के साथ डिवाइड करा रहा हूँ 9 को, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 9 क्या आ रहा है आपके पास, 5 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं x इक्वल टू 5 लिखूँगा ताकि पूरा आंसर हो। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया c। ठीक है, ये भी c आया, ऊपर वाला भी c था, तो दोनों के जवाब आपके पास सी ही आ रहे थे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना 8वें MCQs पे, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखें 8वां MCQs आसान है। ठीक है, 7वां हो गया ना हमारा, 8वां MCQs आसान है। बस आपने बताना है कि अगर आपने प्रॉपर्टी याद रखी हुई है तो आपको ऐसी पता चल जाएगी। हमने पढ़ी थी ना, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज़, कंपोनेंडो प्रॉपर्टीज़, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज़ और डिविडेंडो प्रॉपर्टीज़, और एक पढ़ी थी कॉमन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टीज़। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स पढ़े थे हमने। तो वो थ्योरम्स अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी पहचान गए होंगे इसके आंसर को, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसको मैं प्रूफ भी करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है, और कह रहे हैं कि ये जो है वो देन फिर हो जाता है, ये क्या कहते हैं, पी सॉल्व कराने के बाद मतलब पी आर हो जाता है और इक्वल टू क्यू एस हो जाता है, ये हो जाती है चीज़। अब इसको आपने ये बनाना है बेसिकली, अगर मैं आसानी से कहूँ तो फिर ये जब ये चीज़ ये बन जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये बताना है आपने। मतलब इस चीज़ को जब आप ये बना देंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत होता है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि 1 + 2 3 होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एडिशन होती है आपके पास, जब भी ये 3 बन पाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये चीज़ ये बनाई है, ये पूरी चीज़ ये बनाई है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से बनाई है ये बताना है आपने। तो सिंपल क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले इसको रेशो में करके लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके लिख देना फ्रैक्शन में, रेशो में तो ऑलरेडी दिया हुआ ये। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, आर को इसके नीचे ले जाना है, पी को उस क्यू को उस तरफ ले जाना है। ठीक है, आर को आपने ऐसे करके लिख देना है और क्यू को आपने ऐसे करके लिख देना है। तो अब इसको रेशो बना के लिख दो, ये हो गया आर और ये हो गया क्यू और ये हो गया एस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ये होती है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। ये कौन सी होती है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अब बुक में क्या दिया हुआ है, इसको इन्वर्टेंडो लिखा हुआ है, तो बुक में ये गलत लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो पीछे सोल्यूशन दिए हुए उसमें ये गलत लिखा हुआ है। देखिए मैंने प्रूफ भी तो कराया ना, आपको याद होगी ये प्रॉपर्टी हमने करी थी, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल कराई थी इसकी 18.4 में कराई थी, 18.5 में मुझे याद आ रहा है मैंने ये चीज़ कराई थी। ठीक है, इन डिटेल मैंने बताया था, तो इन्हीं चीज़ के लिए बताया था। तो इसका आंसर बी नहीं आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा डी। क्या आएगा इसका आंसर आपके पास, डी आएगा, डी। आप चाहे तो पीछे से जो है वो इसे चेक कर सकते हैं, पीछे तो इन्होंने बी दे दिया, तो इसे प्रूफ भी करा दिया मैंने। तो प्रूफ कराने से तो पता चल गया ना कि हमने सही काम किया। चलो अब जो है वो नेक्स्ट करते हैं काम, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, ज़िंदगी में जो है ना हमेशा मुश्किलात रहती है। तो बस ये है कि जब कोई सोल्यूशन ना आ रहा हो, कोई आंसर ना आ रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्किप कर जाएं या भाग जाएं, काम ना करें, नहीं, बल्कि उसका मतलब होता है आप इसको समझें, इसकी गहराई में जाए और इसको देखें कैसे होगा। फिर करते हैं तो इस तरह से मेहनत करते हैं तो फिर आंसर भी आ जाता है आपका। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 9।
अच्छा भाई, एक्स वाई इक्वल टू जेड, जेड और ये आ गया आपके पास डब्ल्यू। अच्छा, जब आप इस तरह से करो देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो, तो कॉम्पोनेंटो के हिसाब से ये किस तरह से बनेगा, मतलब कौन सा जो आंसर आपको दिया हुआ है ना, गिवंस जो पॉइंट दिए हुए हैं वो कॉम्पोनेंटो है। अगर इसको कॉम्पोनेंटो बनाओगे तो वो जो गिवंस पॉइंट है उनमें से कौन सा कॉम्पोनेंटो थ्योरम बन रहा है, तो ये आपने बताना है इधर। तो थोड़ा सा बस इसे हमने सॉल्व करना होगा कॉम्पोनेंटो के मुताबिक, जैसा कि हमने पीछे करा भी है कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो, अच्छा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में आप अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। पहले इसको फ्रैक्शन में ले आओ, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया आपके पास, आ गया। अब क्या करो, अब इसके ऊपर इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दो, बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या करता है, इन्वर्टेंडो थ्योरम इसे रेसिप्रोकल कर देता है चीज़ों को, ठीक है, दोनों साइड रेसिप्रोकल, एक कर रहा हो तो दोनों साइड करनी पड़ती है, ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेंडो। अब क्या करो, आपको पता है कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी की वजह से, कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको ऐड करते हैं इसमें वन को दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ वन ऐड कर दिया और यहाँ भी वन ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपके पास, एलसीएम ले लोगे तो x और ये हो गया आपके पास नीचे x आ गया, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो मतलब यहाँ भी वन है, तो ये z और ये z हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया, अब इसे क्या करो, दोबारा इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दो या थ्योरम लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास x और y प्लस x, ठीक है। अच्छा, बुक में क्या किया है इन्होंने, x पहले ले लिया है, तो आप भी x पहले ले लो क्योंकि दोनों ऐड ही हो रहे हैं, तो कोई भी पहले लिख लोगे इसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, x प्लस वाई, ठीक है, z और z प्लस w, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये आपके पास कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी की मदद से हुआ, इस तरह से हुआ ये आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका जो सही था वो आपके पास ए था। अब पीछे बुक में तो ये ए ही दिया हुआ है, तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दो बार हमने लगाई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम। अब देखो, आप बोलते कि सर डायरेक्ट ही कर लेते ऐसे कि यहाँ पर इसको दे देते, तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको देता ना, मतलब +1 कराता, तो ये आता x प्लस 1 और y बचता, फिर नीचे हमें नीचे y नहीं चाहिए था, हमें नीचे सिर्फ x बनाना था कुछ भी करके, तो इसीलिए मैंने इसको ये रेसिप्रोकल किया। अगर नहीं करता तो ये चीज़ नहीं बनती, तो दो बार हमने इसे रेसिप्रोकल करना पड़ा, एक बार रेसिप्रोकल से काम नहीं बन रहा था हमारा। अच्छा, अब यही काम जो है वो 10 के साथ भी करना है, रिमूव करके करते हैं। चले भाई, यही काम अब 10th के साथ भी करना है, ठीक है, 11 के साथ तो कर लिया, 10th के साथ भी यही करें। अच्छा, 11 में क्या करना है, आपने अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगानी है। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले जो गिवन है वो देख लो, ए बी सी डी, ठीक है भाई, ए और बी, सी और डी, ठीक है भाई, यही है ना, यही चीज़ है। तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि इस बी को इधर ले जाओ, सी को इसकी जगह ले आओ। तो ए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ थोड़ा सा ना, बाय अल्टरनेंडो THEOREM थ्योरम, तो ए सी बी और डी, ठीक है, ये हो गया ए सी और बी डी, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी की मदद से ये बनता है। अब इसे चाहो खोल कर लिखना, मतलब इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, रेशो की फॉर्म में ऐसे लिख दो, या नहीं लिखना चाहो रेशो की फॉर्म में तो बगैर ऐसे लिख दो, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये सही आ रहा है, और ये कौन सा जवाब आ रहा है, ए सी बी डी, ये आपके पास डी आ रहा है, डी, ठीक है, तो ये बिल्कुल डी सही है। अब बुक में जो है ना, ये आपको दिया हुआ है, बुक में इन्होंने शायद बी दिया हुआ है, तो बुक में आपको इन्होंने सी दिया हुआ, तो सी नहीं बन रहा, हमने अभी प्रूफ कर लिया है। सी तो जब बनेगा जब हमारे पास इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगेगी, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में तो यही काम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख दो ए सी, तो प्रूफ भी कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको देख भी लेना पीछे से अगर कभी कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, बकिया जो है ऊपर लिख देता हूँ मैं, अब ज़्यादा सॉल्व करने वाले नहीं है,
या होंगे तो फिर इसको नीचे ही कर लेंगे सॉल्व थोड़ा थोड़ा जगह करके, क्योंकि हमने एक ही जगह सारा लिखना है अपना जवाब। 11 में कहते हैं आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। 11 है ये आपके पास, ठीक है। 11 रोमन काउंटिंग लिखी हुई है तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 हिस्सों में ताकि हम अपना काम कर लें। तो भाई देखो, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ये सेकंड प्रोपोर्शनल हो गया, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है तो उसकी जगह एक्स लगा दिया, ठीक है। अब ये इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब आपको अच्छी तरीके से पता है ए और डी का प्रोडक्ट बराबर होता है बी और सी के। ये होता है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन और ये होता है मीन प्रोपोर्शन। तो ए क्या है आपके पास 3, बस बी क्या है आपके पास, बी से पहले एक्स लिखना पड़ेगा। बी क्या है आपके पास 5 और 12, ठीक है। अच्छा भाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है 60। तो आपके पास आई थिंक इसका आंसर आएगा 30 आएगा या 20, देखते हैं 20 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 60 और ये 3, 60 डिवाइडेड बाई 3, चलो 60 को 3 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल काम कर दो, तो 20 आ रहा है आपके पास। 20 आपका आंसर है, ठीक है। तो इधर लिख लो 20 जो है 20 किस पे आ रहा है आपके पास, ए पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अब 12th वाला करते हैं। अच्छा भाई 12th वाले में कहते हैं कि 2x 3y एंड 6z आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन देन। तो भाई कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू आप बी की लेते हो वही वैल्यू आप सी की भी लेते हो, ठीक है। हमने ये बात अच्छी तरीके से पढ़ी थी ना। तो सबसे पहले देखो ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी, ठीक है। और ये हो गया आपके पास एक्स हो गया, सी की जगह एक्स लिख देता मैं, पता नहीं है। और ये हो गया आपके पास डी। तो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में आप क्या करते हो कि जो वैल्यू आप बी की लेते हो, जैसे कि यहाँ 3y दिया हुआ है ना, तो सी की वैल्यू भी आपको 3y रखनी पड़ती है। तो इस x की जगह मैं अब लिख देता हूँ 3y, ठीक है। उस वक्त मैंने x इसलिए लिखा था क्या मैं पता नहीं था। तो ये ए बी सी डी, तो ए और डी का प्रोडक्ट बराबर होता है बी और सी के प्रोडक्ट के। ए क्या है आपके पास 2x और 6, ठीक है। डी आपके पास है 6x। अच्छा सी और बी और सी देख लो, 3y और 3y, ये हो गया 9y स्क्वायर और ये हो गया 12x स्क्वायर। ये बस इसका इतना ही आंसर छोड़ना है। तो देख लेते हैं ये कौन सा वाला दिया हुआ है। अच्छा एक यहाँ मिस्टेक हो गई, ये z है, सॉरी ये x नहीं है ये z है। अच्छा इसको सही करिएगा वरना ये गलत आएगा, ये x नहीं है ये z है, ठीक है। वो गलती से मैंने x लिख दिया था, ये 6z था। हाँ तो आंसर आपके पास क्या आया, 9y स्क्वायर इक्वल टू 12xz, सी 12xz, सी आ रहा है आपका जवाब, ठीक है भाई। अच्छा भाई अब आ जाओ 13वें पे, डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगानी है। अच्छा डिविडेंडो प्रॉपर्टी के लिए ये तुम्हें जगह ज़्यादा चाहिए होगी। अब मैं रिमूव तो नहीं करूँगा और डायरेक्ट भी नहीं कराऊँगा आपको। डिविडेंडो प्रॉपर्टीज़ के लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि सोल्यूशन करना होगा। तो इधर से कर लेते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा एक चीज़ आसान कर दी है कि इन्होंने डायरेक्ट रेशो में लिख के दे दिया है, तो इससे आसान हो गया था। तो पहले आप खुद भी रेशो में लेके ही जाते थे, अगर ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में देते तो अब डायरेक्ट ही दे दिया तो आसान काम हो गया, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक आप जानते हो कि माइनस आ जाता है, ठीक है, वाई के साथ। अब इसको डायरेक्ट नहीं करते, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी में प्लस लगाते हैं, डिविडेंडो प्रॉपर्टी में माइनस लगाते हैं। अब इसको उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, ठीक है। सिंपल एलसीएम लिया है कि यहाँ 1 समझ लो, x इसके साथ y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, x 1 के साथ, और फिर ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होगा। जो सिंपल जो मैं रूल्स बताता हूँ एलसीएम के वही रूल है। तो ये कौन सा जवाब बना आपके पास, सिंपल नज़र आ रहा है, ये जवाब आपके पास ए बन रहा है और ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो लिख देते हैं, जब सही जवाब आ गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है ये हो गया आपका, चलो
हो गया बस, ये आपका हो गया काम। अच्छा भाई, अब कहते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन। अच्छा, आपको अच्छी तरीके से पता है फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हटाओगे तो इक्वल टू भी हट जाता है और प्रोपोर्शन का साइन लग जाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे, फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई देखो, अगर ये दिया हुआ है आपको तो ये बनाना है, तो क्या करते हो, प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इक्वल लगाते हो और कांस्टेंट लगाते हो। अब अगर दोबारा यही बनाना है तो क्या करोगे, कांस्टेंट और प्रोपोर्शन का, कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटा दोगे, बस प्रोपोर्शन लगा दोगे। तो हमें ये चीज़ दी हुई थी कि फोर्स जो है वो इक्वल होता है एम ए के। तो एम कांस्टेंट है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, मास किसी चीज़ का कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मेरा मास है तो फ़ौरन तो तब्दील तो नहीं होगा ना, महीनों लगेंगे तब्दील होने में। तो जब भी स्टडी करूँगा उसके ऊपर तो कांस्टेंट लूँगा उसे। तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट और इक्वल टू हटाओगे तो प्रोपोर्शन लगता है। तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो इसको थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ। तो जवाब क्या आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख दो या डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख दो, बात एक ही है। अच्छा, इसका मैंने नहीं लिखा था, इसका ए जवाब था आपका, ठीक है। सिंपल थे, कोई ज़्यादा मुश्किल ये थे नहीं आपके काम करने में। और ये आ गया आपके पास ए, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी करते हैं, आखिरी में सॉल्व करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा। ए क्या है, ए की वैल्यू मांग रहे हैं, सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पहले इसको ऐसे करके लिख दो, अभी ये नहीं लगाते, ये लगता है क्योंकि ऐसे गिवन है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, तो ए पता करना है आपने। तो आपको पता है कि इसको पहले हमें प्रोपोर्शन इसको हटाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ए और डी बराबर होता है आपके पास बी और सी के प्रोडक्ट के। तो ये ए तो ए ही दिया हुआ है, बी आपको 4 दिया हुआ है, सी आपको 15 दिया हुआ है, डी आपको 5 दिया हुआ है। तो ए की जगह तो मैंने ए ही पुट कर दिया और डी की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, बी की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, सी की जगह मैंने 15 पुट कर दिया। तो 5a इक्वल टू, अच्छा भाई 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 60 जवाब देता है, ठीक है भाई। आप 60 को डिवाइड कर दो 5 से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ बस ए आ जाएगा आपके पास। अब 60 को 5 से भी डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आता है 12, ठीक है। तो 12 आपका जो है वो जवाब आया। तो 12a जो है आपके पास बराबर आ रहा है 12 के, तो आपका आंसर था सी। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी जो है मिस्टेक आ रही है, उसको मैं देख लेता हूँ कि अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका जवाब बिल्कुल सही है, सी ही आएगा। वो मैं समझ रहा था कि शायद 15 ना आ रहा हो, तो बिल्कुल इसका जवाब सही है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। तो वैसे मैंने प्रूफ भी किया है, तो प्रूफ से भी हमें बात समझ में ही आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे इसके पैटर्न थे। एक बार और मैं बता देता हूँ कि डी, बी और बी, फिर दोबारा आपके पास आ रहा है फोर्थ में भी बी, जो कि बुक में आपको डी दिया हुआ था लेकिन ये बी आएगा, ठीक है, बल्कि ये बी ही दिया हुआ था। अच्छा, ये भी बी आएगा। फिर सी 8 आपके पास आ रहा था, डी आ रहा है आपके पास, ए डी आ रहा है, लेकिन बुक में इन्होंने सी दिया हुआ है, तो इसे हम डी ही लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसे फिर कंफर्म कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता गलती हो जाए हमारे से, ठीक है। अल्टरनेंडो 7 नहीं है, 8 है, ठीक है। तो 8 में हमारे पास जवाब आया था अल्टरनेंडो, जो कि डी था। और बुक में इन्होंने आपको क्या लिख के दिया, बुक में इन्होंने आपको बी लिख के दिया, तो बी नहीं, इसका डी जवाब था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तो हमारा सही था ए, फिर इसका भी गलत जवाब था, इसका जवाब जो सही आ रहा था वो डी आ रहा था, ठीक है। बुक में इन्होंने पीछे लिख के दिया, जो आंसर दिए हुए होते हैं उसमें इन्होंने इसका जवाब लिख के दिया था 10th का सी नहीं था, इसका डी जवाब था। अच्छा, बाकी तो सही है, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 11 आपके पास आ रहा था, 11 जो है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा था 20 ए, और सी आ रहा था आपके पास, फिर 12 का बिल्कुल सही आ रहा था, और फिर आपके पास ए आ रहा था, ये भी सही है, फिर आ रहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी सही है, बाकी तमाम सही है। तो बाकी तमाम सही थे, इसमें कोई जो है वो गड़बड़ नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पे गाइडेंस दे दूँगा। चैप्टर नंबर 19 शुरू करेंगे कल से, और फिर हफ्ता और इतवार को मैं आपको इंग्लिश और फिज़िक्स के लेक्चर्स दे दूँगा, तो जिससे हमारा वो भी कोर्स 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके 2 ही चैप्टर हो गए मुकम्मल, तीसरा चैप्टर है। तो आई थिंक बुक आए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है पूरा, तो 2 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो भी गए। तो आगे और भी चैप्टर्स थोड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सॉल्व करने वाली चीज़ें, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल था, तो आगे आसान भी काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।